हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 8 है जो हमारा, उसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का अर्थ क्या है कि जो यह समय था, इसमें जो गांव थे हमारी, वो कैसे थे, इनमें किन औजारों का प्रयोग किया जाता था, खेती कैसे की जाती थी, खेती के लिए सिंचाई का प्रयोग कहाँ से किया जाता था, या सिंचाई कहाँ, पानी का प्रबंध कहाँ से किया जाता था, शहर थे वो किस तरह से समृद्ध हुए थे। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर है लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती, वही बात आ गई। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि जो लोहे का प्रयोग है किस समय स्टार्ट हुआ था। लोहे का प्रयोग महापाषाण कब्रों में, देखिए हमें लोहे के औजार मिले थे, तो महापाषाण काल में लोहे का प्रयोग हुआ था। जो हड़प्पा थी, हड़प्पा में तो हमें लोहे के साक्ष्य मिले ही नहीं, तो हड़प्पा में तो लोहे का प्रयोग होता ही नहीं था। तो लोहे का प्रयोग कहाँ होता था, महापाषाण काल में लोहे का प्रयोग हुआ था। वहाँ पर हर कब्र में क्या मिलता था, कुछ ना कुछ मिलता था। देखिए अब इसको अच्छे से रीड करते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है। हाँ भाई, आम बात हो गई, हर चीज़ में लोहे का प्रयोग हो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोहा क्या बन गया है, हमारा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। देखिए ये हमने चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि जो महापाषाण थी, महापाषाण की कब्रें थी, वहां पर लोहे का प्रयोग होता था। और जंगलों को साफ करने के लिए भी लोहे का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती है। जुताई के लिए भी लोहे के हल के फाल का प्रयोग शामिल हो गया था। अब मुझे ये बताइए आप सबसे पहले कि जो लोहे में हल में जो फाल लगाया जाता था, वह किस समय लगाया जाने लगा था लोहे का फाल। यह मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था ना कि लोहे का फाल किस समय लगाया जाने लगा था। तो सबसे पहले हल में लोहे का फाल महाजनपद काल में लगा था, महाजनपद काल में लगा था। देखिए इस पैराग्राफ से आपको दो क्वेश्चनों का पता चला है। एक क्वेश्चन तो आपको ये पता चला है, दोबारा से रिवीजन हुई है इन दोनों क्वेश्चन की। एक तो लोहे है, जो लोहे का प्रयोग महापाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो हल है, हल के फाल में लोहे का प्रयोग कब स्टार्ट किया गया था, महाजनपद काल में शुरू हुआ था, और हड़प्पा में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। आगे देखिए, आगे है हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, अर्थात कृषि का उत्पादन है जो, उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। देखिए गांव समृद्ध हो गए थे। अब जो समृद्ध गांव है, अगर गांव समृद्ध नहीं होगा तो राजाओं को क्या होगा, राज्य करना में वहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए गांव का विकास करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सिंचाई के लिए नहरें बनानी जरूरी हो गई थी, कुएं खुदवाए जाने लगे, तालाब बनवाए जाने लगे, कृत्रिम जलाशय बनाए जाने लगे, ताकि क्या हो जाए, कृषि के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। क्योंकि वर्षा पर तो निर्भर रहा नहीं जा सकता था, अब पूरे वर्ष तो वर्षा होती नहीं है, वर्षा तो अपने समय पर ही होती है। तो इसके लिए क्या किया गया, पानी को स्टोर करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रबंध किया गया ना, कि कहा, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो पानी को वहाँ से यूज़ किया जा सके। इसमें आगे है नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ। यहाँ देखिए गांव में कौन रहते थे। अब देखिए गांव में जो लोग रहते थे उनको अलग अलग बांटा गया था। जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, बेला के नाम से पुकारा जाता था। जो साधारण हलवाहे होते थे उनको उणवार कहा जाता था। जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें दास, कैडेसियर और अधिमलाई कहते थे। तो देखिए वेला, उणवार, दास, कैडेसियर और अधिमलाई, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो हमारा संगम साहित्य है। क्या है हमारा संगम साहित्य, इनकी जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। और जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसको क्या बोला जाता था, ग्राम भोजक बोला जाता था। ये ग्राम भोजक क्या होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि कई पीढ़ियों तक ये आगे बनते रहते थे। देखिए इनका पद क्या होता था, ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक था। गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि होती थी, अर्थात जो बड़े भूमि का स्वामी होता था, उसको क्या कर दिया जाता था, उसको ही ग्राम भोजक का पद दे दिया जाता था। इनके यहाँ कौन, इनकी जमीन होती थी जो, उस पर दास और मजदूर काम किया करते थे। ये हो गई। और इसके अलावा जो ग्राम भोजक होता है, ग्राम भोजक के अलावा अन्य जो स्वतंत्र कृषक भी होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था,
गृहपति कहा जाता था। गृहपति कौन होते हैं? गृहपति वो होते हैं जो छोटे किसान होते हैं। जो छोटे किसान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गृहपति कहा जाता है। और जो गांव का प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। जिसके पास ज्यादा भूमि होती है, ज्यादा भूमि का जो स्वामी होता है उसे ग्राम भोजक कहा जाता है। आगे आपके पॉइंट ऑफ आपके एग्जाम के हिसाब से इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, बस यही है। अगर आप रीड करना चाहे तो इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। हाँ भाई, गृहपति है तो छोटे किसान ही होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष भी होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें क्या करते थे वे? इनमें दास कामगार आते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। दास तो वो होते हैं ना जो दूसरे की जमीन पर काम करेंगे। इन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में क्या होते थे? लुहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। आगे देखिए, ये तमिल रचना है, प्राचीनतम तमिल रचना है। देखिए, तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। अब मैंने संगम साहित्य के बारे में आपको बताया था ना कि संगम साहित्य से हमें किन की जानकारी मिलती है? वेला की जानकारी मिलती है। वेला कौन होते हैं? बड़े भूस्वामी होते हैं। उणवार की जानकारी मिलती है। उणवार कौन होते हैं? साधारण हलवाहे होते हैं। दास कैडेसियर की जानकारी मिलती है। दास दास कैडेसियर की जानकारी मिलती है। इन्हें क्या बोला जाता है? अधिमई भी बोला जाता है। तो इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से प्राप्त होती है ना। आगे देखिए, नगर क्या अगला हेडिंग है हमारा कि जो नगर है वह क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातन। देखिए, इनके बारे में हम जानते हैं। ये जातक कथाएं है जो है, इनका संकलन किसने किया है? बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। तो यानी कि इनको किसने लिखा है? बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा। और जो ये जातक कथाएं होती है यह किन से संबंधित होती है? जो आम लोगों की कथाएं होती है, आम लोगों की कथाएं होती है यह जातक कथाएं। अब देखिए, इनमें एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बनता है यह बताया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? जातक कथाओं को किसने लिखा है? बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा। और जातक कथाओं के बारे में जातक कथाओं में किन के बारे में जानकारी मिलती है? आम लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये है आपका स्टोरी है। अगर इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, एक स्टोरी ही है और इसमें कुछ है नहीं। आगे देखिए, इसमें भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, बस एक चीज है, ये है आपकी रिवीजन हो जाएगी कि जो सांची है, सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, आगे है सिक्के। आहत सिक्के। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो आहत सिक्के होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्कों के बारे में बात की गई है। देखिए, जो पुराने समय में आहत सिक्के होते थे, तो आहत सिक्के कैसे होते थे? आहत सिक्के ये होते थे आहत सिक्के। इन पर कुछ आपको डिजाइन दिख रहा है ना? इस सिक्के पर भी कुछ दिख रहा है और इस सिक्के पर भी आपको कुछ डिजाइन दिख रहा है। अब देखिए, जो आहत सिक्के होते थे इन्हें क्या किया जाता था? दबाकर किसी चीज से, चांदी या फिर तांबे के सिक्के होते थे ये, इन्हें क्या किया जाता था? किसी चीज से या फिर किसी आकृति होती थी, कोई आकृति से इन्हें दबाकर इन पर आकृति बना दी जाती थी। तो उन्हीं सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। आहत का मतलब होता है दबाकर, यानी कि दबाकर इन पर आकृति बनाई जाती थी। और आप मुझे ये बताइए कि आहत सिक्कों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? बताया था ना मैंने आपको, आहत सिक्कों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? महाजनपद में। अगर आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं ये। एक चीज और आपको बता दूं, बेरीगाजा। बेरीगाजा कहाँ है? बेरीगाजा भरूच। भरूच यानी कि कहाँ है? भरूच हमारा गुजरात में है। तो बेरीगाजा से अभी देखिए यहाँ पर, बेरीगाजा में क्या होता था? बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग,
पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। और ये निर्यात किस चीज़ का करते थे, इन चीज़ों का तो बेरीगाजा में आयात होता था। और निर्यात किन चीज़ों का होता था, जो हिमालय की जड़ी बूटियां है इनका, हाथी के दांत भेजे जाते थे, गोमेद भेजा जाता था, कार्निलियन क्या होता, पत्थर होता है, कार्निलियन भेजा जाता था, सूती कपड़ा भेजा जाता था, रेशम भेजा जाता था और इत्र यहाँ से भेजा जाता था। यानी कि इन चीज़ों का हम निर्यात करते थे और इन चीज़ों का हम आयात करते थे। अब आगे देखिए, आहत सिक्के आपको आ गए हैं समझ। ये देखिए यहाँ भी है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ये मैंने आपको बताया ना, किसी चीज से दबा कर बना दिए जाते थे। इन्हें क्या होता था, इन पर कुछ चीजें थप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। मैंने आपको बताया था ना, महाजनपद काल में रहे थे ये। अब आगे देखिए, आगे है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है मथुरा। मथुरा क्या रही है, कुषाणों की राजधानी रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुषाणों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम थोड़ा सा मथुरा के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मथुरा है, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेती है। देखिए जो मथुरा है हमारी, मथुरा क्या रहा है, एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा में यातायात, व्यापार, इन सब का मथुरा में क्या होता था, यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर यह स्थित है। हमारा मथुरा है, यहाँ से यातायात का भी रास्ता है और व्यापार का भी रास्ता है। अब देखिए मथुरा के चारों ओर क्या होती थी, किलेबंदी होती थी, इसमें अनेक मंदिर होते थे। यह क्या होता था, बेहतरीन जो मूर्तियां बनाने का यह केंद्र था। मथुरा के आसपास क्या होते थे, किसान और पशुपालक शहर में रहते थे। अब शहर में रहने वालों के लिए क्या होता था, ये क्या करते थे, जो किसान होते थे, जो पशुपालक होते थे, ये भोजन जुटाते थे। अब देखिए जो मथुरा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भगवान की भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। क्या रहा है मथुरा, कृष्ण, अब अभी भी है कृष्ण भगवान की भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र। अब थोड़ा सा मैं कुषाणों के बारे में बता दूं आपको। यहाँ पर ये लाइन आई है ना, देखिए ये यहाँ पर आया है ना कि जो मथुरा है यह कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। अब देखो कुषाणों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कौन सा था, कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कौन सा था, जो कनिष्क है वह कुषाणों का प्रसिद्ध राजा था। और सबसे पहले सोने के किस्से भी किन्ने चलाए थे, कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। और आहत सिक्के किस में चले थे, महाजनपद काल में चले थे, आपको याद रहेगा। और कनिष्क के दरबार में ही कौन रहता था, कनिष्क के दरबार में कौन रहता था, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। और अश्वघोष ने क्या लिखी थी, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने करी थी। तो आपको यह सब इतना समझ में आ गया। और बौद्ध परिषद का गठन भी कनिष्क ने ही किया था। अब आगे देखिए आप, यह हो गया मथुरा के बारे में, इतना ही है इसमें। यह देखिए अगला टॉपिक है हमारा शिल्प और शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार में क्या है, देखिए पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं हमें, ठीक है। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। देखिए मिट्टी के पतले पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी काले चमकीले पात्र। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इस कारण से इन्हें कहा जाता है। दूसरा, कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था इस समय। क्या था, कपड़े का उत्पादन है जो यह बहुत महत्वपूर्ण था। और जो कपड़े का उत्पादन था वह होता कहाँ कहाँ पर था, एक तो हमारा वाराणसी में होता था और दूसरा हमारा मदुरै में होता था। मदुरै बताओ अब आप कहाँ है, मदुरै हमारा तमिलनाडु, कहाँ है,
तमिलनाडु में है हमारा मदुरै। अगला है हमारा, जो व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, ये क्या करते थे, संघ बनाने लगे थे अपना। इनके संघ को क्या कहते थे, इनके संघ को श्रेणी कहते थे। इस चैप्टर में आपको मिलने को पड़ रहा है किन्हें वेला कहा जाता था, किन्हें श्रेणी कहा जाता था, किन्हें अधिमयी अधिमयी कहा जाता था, किन्हें उणवार कहा जाता था, किन्हें कार्ड दास कैडेसर कहा जाता था, किन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था, कौन गृहपति होते थे। तो इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में मेनली आपको डेफिनेशंस ज़्यादा देखने को मिल रही है, और पिछले चैप्टर्स है जो हमारे उनकी रिवीजन ज़्यादा हो रही है इस चैप्टर में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, जो श्रेणियों का काम होता था ये क्या होते थे, एक तो प्रशिक्षण देते थे, दूसरा यह कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे, और तीसरा यह क्या करते थे, जो तैयार माल होता था उसका यह वितरण करते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। जो व्यापारियों की श्रेणियां होती थी ये क्या करती थी, व्यापार का संचालन करती थी। जो श्रेणियां होती थी वो बैंकों के रूप में काम करती थी, लोगों का जो पैसा होता था उसको जमा करती थी। धन का निवेश करने के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता है, जो धन का निवेश करने के लिए इसने किया जाता था, इन्हें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर जो मठ होते थे या धार्मिक संस्थान होते थे उनको क्या कर दिया जाता था, दे दिया जाता था। आगे देखिए, आगे है क्लोजर लुक, यानी कि सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु का एक क्लोजर लुक है। देखिए अरिकामेडु कहाँ पर है, पुदुचेरी में है, पुदुचेरी में है अरिकामेडु। देखिए 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु का एक पतन था। 2200 से 1900 साल पहले जो अरिकामेडु है एक पतन था। यहाँ दूर दूर से जहाजों से क्या किए जाते थे, सामानों को उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है हमें, यह हो सकता है कि वह गोदाम हो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जहाज आते थे, जहाज़ों से मालों को उतारा जाता था। तो ये हमने यह अनुमान लगाया कि जो ईंटों से बना हुआ एक ढांचा मिला है शायद वो उस समय का गोदाम होगा। या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एनफोरा जैसे पात्र मिले हैं। एनफोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें क्या होता था, शराब या तेल जैसे जो तरल पदार्थ है इन्हें रखा जाता था। कौन से पात्रों में रखा जाता था, जो एनफोरा पात्र होते थे इनमें शराब और तेल जैसे पदार्थों को रखा जाता था। इनमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे, यानी कि उनको दोनों तरफ से पकड़ सकते थे। साथ ही यहाँ एराइटन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब देखिए एराइटन, एराइटन क्या है, एराइटन है जो है हमारा इटली के एक शहर के नाम पर इस पात्र का नाम रखा गया है। ठीक है, इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। यानी कि क्या होता था, इस पर क्या होता था, जैसे एक बक्सा है, ये है, यह एक बॉक्स है, यहाँ पर इसकी कुंडी लगी हुई है। इसको क्या कर दिया, इस कुंडी पर क्या कर दिया, यहाँ पर मिट्टी से इतना बड़ा थप्पा लगा दिया, गीली मिट्टी से, और फिर उस पर क्या कर दिया, स्टैंप लगा दी। अब उसको कोई तोड़ेगा तो उसको पता लग जाएगा ना कि यह तोड़ रखा, वो सूखने के बाद उसी हालत में रहेगा। अगर हम उसको छेड़ेंगे तोड़ेंगे तो अगले बंदे को पता चल जाएगा कि इसको इस सामान के साथ छेड़छाड़ की है। तो यह क्या होता था, उस समय की यह स्टैंप होती थी, अगर आप इसको छेड़ेंगे तो अगले को पता चल जाएगा। देखिए अभिलेखित मिट्टी के जो बर्तन हैं, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। यह ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में क्या मिले हैं, कई बर्तनों पर अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जो तमिल भाषा होती थी उसके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, क्वेश्चन बनता है आपका, तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से अभिलेख कहा जाता है, तमिल ब्राह्मी अभिलेख। जो छोटे छोटे कुंड मिले हैं यहाँ से, इन कुंडों में क्या है, हमने अनुमान लगाया है कि ये कुंड है, ये कपड़ों की रंगाई के बर्तन रहे होंगे, कि इनमें कपड़ों की रंगाई की जाती होगी। आगे देखिए, आगे है रोम। रोम के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। क्या बताया गया है रोम के बारे में, देखिए जो रोम है हमारा, वह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है,
और रोम का एक शासक होता था। कौन होता था? एक शासक अगस्टस। अगस्टस होता था। अगस्टस ने क्या किया, पहले रोम में ईंटों का शहर था पहले रोम, यानी कि ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन अगस्टस ने ऐसा, ये पहला शासक था जिसने संगमरमर का बनवा दिया। अगस्टस का कहना है, इनका कहना है कि रोम ईंटों का शहर था, मैंने संगमरमर का बनवाया। यह कथन किसने कहा है? अगस्टस ने कहा है। और अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिसे एम्फी थिएटर कहते हैं, वे भी बनवाए थे। तो आपके इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। और पिछले, अगर आपने इससे पीछे के जो हमारे 7 चैप्टर्स है वे कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।